सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। शहजादा हैरी बरतानिया के शाही खानदान के उम्मीदवारों की कतार में छठे नंबर पर हैं। उनकी उम्र 35 साल और वो बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोयम के सबसे बड़े बेटे, शहजादा चार्ल्स के दूसरे बेटे और शहजादा विलियम के छोटे भाई हैं। शहजादा हैरी को ड्यूक ऑफ ससेक्स का खिताब हासिल है। मलिका बरतानिया के बाद बरतानवी तख्त ताज के मालिक शहजादा हैरी के वालिद शहजादा चार्ल्स होंगे। शहजादा हैरी अपने भतीजे शहजादा लुइस की पैदाइश से पहले 2018 तक बरतानवी तख्त के वारिसों में 5वें नंबर पर थे। शहजादा हैरी ने बकिंगम महल में आंख खोली। शहजादे हैरी का ताल्लुक किसी नौ आमूज या खुद साख्ता शाही खानदान से नहीं, बल्कि एक ऐसे शाही खानदान से है जो 1000 साल से बरतानिया और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की हुक्मरानी कर चुका है। शहजादा हैरी की दादी 65 साल से जायद अरसे से बरतानिया की हर दिल अजीज मलिका हैं। शहजादा हैरी ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी में तरबियत हासिल की और उन्होंने बरतानवी फौज में 10 साल खिदमत सर अंजाम दी। शहजादा हैरी मलिका बरतानिया की शाही जिम्मेदारियां निभाने में उनकी मदद करते हैं। शहजादा हैरी ने मेगन मार्कल नामी खातून से मई 2018 में शादी की थी और इस शाही जोड़े के यहाँ एक बेटा है। दुनिया के इतने बड़े और ताकतवर खानदान के इस शहजादे ने ऐलान किया है कि वो अब अपनी बीवी के साथ शाही खानदान छोड़कर कनाडा मुंतकिल हो जाएगा और अपनी आजाद जिंदगी गुजारेगा। शहजादे ने ऐलान किया है कि वो इसलिए अलहदा होना चाहता है क्योंकि वो माली तौर पर खुद मुख्तार होना चाहता है, यानी वो अपने शाही खानदान की दौलत पर इन्हिसार नहीं करना चाहता। शहजादे के इस ऐलान ने दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुमालिक में तो लोग दौलत और शहंशाहत हासिल करने के लिए हर हद तक चले जाते हैं, और एक ये शहजादा है कि जो 1000 साला शहंशाहत का वारिस है, लेकिन वो खुद ही इस शहंशाहत को ठुकरा रहा है। आप अंदाजा करें कि ये क्या लोग हैं और ये किस मट्टी से बने हैं कि इनके दिल में पाकिस्तान जैसे मुमालिक के हुक्मरानों की तरह इक्तदार से, तख्तो ताज से और शहंशाहत से चिमटे रहने की जिद नहीं है। इनके यहां ऐसे शहजादे भी पैदा होते हैं कि जिन्हें महल्लात और शहंशाहत मुतासर नहीं करती। शहजादा हैरी खानदानी शहजादा है। यह पाकिस्तान के 9 दौलतीय शहजादों की तरह नहीं है, लेकिन वो फिर भी बादशाहत को, महल्लात को और शान और शौकत को ठोकर मारकर अपना नाम खुद बनाना चाहता है, खुद मेहनत करना चाहता है और खुद से कमाना चाहता है। और एक हमारा मुल्क है कि जहां कई छोटे छोटे जाली बादशाह हैं जो अपनी औलादों को इस मुल्क पर मुसल्लत करते रहे हैं और आइंदा भी करना चाहते हैं। इनकी औलादें ना मेहनत करती हैं, ना नौकरी करती हैं, ना मजदूरी करती हैं, और खुद को शहजादे और शहजादियां समझकर हमारी आने वाली नस्लों पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रही हैं। अब आपके सामने रखता हूं कि शहजादा हैरी कितनी आरामदेह और कितनी पुरतकल्लुफ जिंदगी को छोड़कर एक आम इंसान की सी जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका है। शहजादा अगर शाही खानदान से अलग ना हो तो वो अपनी जिंदगी दुनिया के मशहूर तरीन बकिंगम महल की राहदारियों में गुजार सकता था, जो महल इतना अजीम शान है कि उसमें 775 कमरे हैं। इस महल में 52 ऐसे बेडरूम्स हैं जो सिर्फ शहंशाहों के शायान शान हैं और जहां सिर्फ शाही मेहमान ठहर सकते हैं। शहजादा हैरी के खानदानी महलात में से एक बल्मोरल कासल है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन जगहों में से एक कहा जाता है। शहजादा हैरी के खानदानी महलात में से एक कंसिंगटन महल है। शहजादा हैरी 547 कमरों पर मुहित इस महल में खुद भी रहते रहे हैं। शाही खानदान के अफराद इस महल में आने के लिए अमूमन पहले हेलीकॉप्टर से हाइड पार्क में उतरते हैं और फिर वहां से सिक्योरिटी के हिसार में महल में दाखिल होते हैं। शाही खानदान की मिल्कियत में इसी तरह के दर्जनों महलात और किले हैं। शाही खानदान के नसासों को क्राउन एस्टेट कहा जाता है। ये जायदादें लंदन, स्कॉटलैंड, वेल्स और शिमाली आइलैंड तक फैली हैं। ये जायदादें महल्लात, पार्क्स, दफातर, महंगी इमारतों और मुख्तलिफ कारोबार पर मुश्तमिल हैं। ये जायदादें इतनी वसी हैं कि इन्हें संभालने के लिए एक इंडिपेंडेंट तंजीम काम करती है। लेकिन आप बरतानिया के शाही खानदान की खूबसूरती देखें कि यह खानदान अपनी जायदादों से आने वाले मुनाफे को मुल्की खजाने में जमा करवाते हैं ताकि उससे बरतानिया के अवाम भी फायदा हासिल कर सके।
अब आप पाकिस्तान जैसे मुल्कों के हुक्मरानों को देखें, हमारे यहां कैसे इक्तदार की परस्तिश की जाती है। मरते दम तक इक्तदार को कोई छोड़ता नहीं। इक्तदार हासिल करने के लिए झूठ बोला जाता है, मुनाफकत की जाती है, धोखा दिया जाता है, करप्शन की जाती है, कब्जे किए जाते हैं, मुखालिफिन को दबाया जाता है, डराया जाता है, और ना जाने इक्तदार की जंग में क्या क्या कुछ नहीं किया जाता। हमारे यहां कोई सियासत से और इक्तदार से बाइज्जत तरीके से रिटायरमेंट नहीं लेता। और दूसरी तरफ शहजादा हैरी को देख लें कि खुद ही इक्तदार और शहंशाहत को छोड़कर कहता है, मैं कनाडा जाकर एक आम आदमी की तरह आम जिंदगी गुजारूंगा। यह रवैया कब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत के अंदर और पाकिस्तानी सियासी अशराफिया के अंदर भी सरायत करेगा कि वो अपनी इनिंग खेलने के बाद दूसरों को मौका दें, हट जाए। मेरे साथ जो शख्सी पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर सहाफ़ी, कॉलम नवीस, दानिश्वर और उससे भी बढ़ के जो फूड फॉर थॉट आपको मिलता है इनके तबसरों से, तज्जियों से, मेरे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब। आपको बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे हसन निसार साहब, यहां तो कोई छोड़ता नहीं है। अभी आपने सियासी अशराफिया की टर्म इस्तेमाल। पहली बात यह है कि इनके लिए तो नई बात नहीं है। पहले एक बड़ी लेडी सैमसन थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, मामूली सी ऑर्डिनरी लुकिंग औरत, उसके बाद को लात मार दी, वो चला गया। और बहुत पुराना, जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये कोई पुरानी बात नहीं है। दूसरी बात ये, हमारे सूफिया कहते हैं, नीचा दी अशनाई कोलों फैज के सेना पाया, वाह, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। जिसके लिए आपने सियासी अशराफिया की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, ये तारीखी तौर पे नीच और कमी लोग हैं। ये मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, जैसे आम मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नीच और कमी, मैं उन मानों में नहीं कह रहा। ये जो हमारे सूफी शायर ने कहा है ना, नीचा दी अशनाई को। अच्छा, ये औलादें किन की हैं? इस मुल्क की रूलिंग एलीट। आपने तो कह दिया बड़े आराम से, अशराफिया। एक बात याद रखें, दुनिया का कोई माशरा अशराफिया के बगैर नहीं चला पत्थर के ज़माने के बाद। बिल्कुल ऐसे जैसे ह्यूमन बॉडी में सर का रोल होता है, ये किसी भी सोसाइटी की अशराफिया का रोल होता है। प्री इस्लामिक हिस्ट्री में उनकी एक एलीट थी, और वो वाकई एलीट थी। वो रास्ते से भटक गए, भटके हुए लोग थे, हुजूर तशरीफ़ लाए, उसके बाद भी जो थी वो एलीट ही थी। ये आप ध्यान में रखना। लेकिन एलीट की एक डेफिनेशन है, एलीट ऐसी ही होती है जिसकी आपने बड़ी लंबी वो तमहीद बांधी है ना, एलीट ये होती है। पाकिस्तान की एलीट इंतहाई नीच और घटिया है। अब पूछें वो कैसे? वो इस तरह के 1857 की म्यूटनी कह लें, गदर कह लें, जंगे आज़ादी कह लें, उसके कैरेक्टर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंग्रेज़ ने जेन्युइन एलीट को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसने नीचों को, अपने मुखबरों को, मैन पावर मुहैया करने वालों को, पैसा मुहैया करने वालों को प्रमोट किया। बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ इस मुल्क में जो मौजूद हैं 72 साल से, ये उन्हीं की औलादें हैं। और अगर कभी आप क्राउन के साथ इनकी ख़तो खिताबत वगैरह देख लें तो एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो सफ़े के तो अलकाबात हैं। अच्छा, अब ये वो लोग थे जिनके अंदर शर्म, हया, ग्रेस, अवाम से मोहब्बत, अवाम से कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ थी नहीं। जिन्होंने पैदा ही हुए थे अपने अवाम को बेच के, उनको धोखा दे के, उनको चीट करके, उनका कैरेक्टर क्या हो सकता है? फिर हुआ ये कि जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान बनने के बाद, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली अचीवमेंट इस सोसाइटी की थी जाली जातें और जाली क्लेम। समझ आई आपको बात? फिर जो एलीट आई है, मसलन ज़िया-उल-हक ने
उसका अपना हम्बल बैकग्राउंड था, एक थिंकिंग भी होगी जिससे आप जुज़वी तौर पे एग्री भी कर सकते हैं कि यार ये मोटे पेटों वाले, ये बूँछों वाले, ये बड़ी बड़ी गर्दनों वाले जो फ्यूडल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उन ख़ानदानों के, और इस काबिल भी नहीं है कि नाम लिए जाएँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तारीख़ के छोटे मोटे तालिब इल्म को भी पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बेकाऊ लोग हैं, ये शहर का शहरी बाबू है, सेल्फ मेड लोग हैं, हाथ से मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये इनको प्रमोट किया जाए, इनके पास अब 4 पैसे भी आ गए हैं, ये वाकई मजदूरियाँ करने वाले लोग, 4 आने 8 आने 12 आने, मियाँ शरीफ इनके वालिद के जो भाई शाही थे, ये सारे इसी तरह के बर्फ़ खाना बना लिया, ये वो टूटा भजा कारोबार था इनका। आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होता गया, पाकिस्तान बना, एक खला था, एक वैक्यूम था, जिसको इन्होंने लोहे के कारोबार में बड़ी बरकत थी। अच्छा, मैं आज तक मैं सोचता हूँ, हमारे लायलपुर में मेरा आबाई शहर है, आबाई शहर तो खैर हमारे जालंधर, अमृतसर, लुधियाना वगैरह हैं, लेकिन यहाँ हम जब यहाँ माइग्रेट करके आए तो उस ज़माने में भी लायलपुर में हम सुनते थे मैन होल चोरी होते हैं। वो मैन होल चोरी होने के बाद कहाँ जाते थे मुझे नहीं पता, रेलवे के गोडाउन से चीज़ें गायब होती थी, वो कहाँ जाती थी मुझे नहीं पता। महाराज उन्होंने कहा कि जी ये एक पहले इस बंदे को प्रमोट करो। अच्छा, उस बंदे का रोल मॉडल कौन है? उस बंदे के रोल मॉडल बिल्कुल वही, जिनके अंदर कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, इक़्तिदार के लिए, दौलत के लिए, ताकत बजरिया दौलत और दौलत बजरिया ताकत, ये साइकिल है। ताकत के जरिए दौलत, दौलत के जरिए सियासी ताकत, ये एक शैतानी इबलीसी चक्कर है। ये फिर वहां से ये अशराफ, आपकी अशराफिया की औकात ये है। उस खानदान का आप बता रहे हो 1000 साल की तारीख मुझे, इनकी तारीख। अशराफ बहुत जरूरी है। अजलाफ का, वो हमारे यहां ये टर्म इस्तेमाल होती है कि आप हमारे माई बाप हो, फलाने, क्या है ये? अशराफ एल्डर्स होते हैं। माफिया की भी याद रखना, ये टर्म गलत इस्तेमाल हो रही है इस मुल्क में। माफिया माई बाप होता है, जिन लोगों को वो ओन करता है, उनकी सरपरस्ती, उनकी देखभाल, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनका रिज्क, उनकी रोटी, उनका मसला होता है। ये खानदानी का एक मतलब है। ये जो हमारा सूफी शायर कल्पा है, ये जो चीखा है, नीचा दी यशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। तो आपका क्या ख्याल है, इसने कीकर पे अंगूर चढ़ाया होगा? अशराफ, अशराफिया होती है देने वाली। आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीनने वाले ये चोर चकार बनारसी ठग गंड कप जेब कुतरे होते हैं। फोर्ड एक मेहनत कश था, एस्टैब्लिश हुआ, उसने उथल पुथल मचा दी उसने अमेरिका में वेजेस में। उसने कहा मैं इनकी वजह से हूं। उसने सारा जो वो वेजेस को क्या कहते हैं उर्दू में, वो उजरत, मजदूरी, निजाम, उसका उजरत, मजदूरी, मुआवजे आप कह लें, उसने उलट पुलट के रख दिए। इलीट है, बढ़ई का बेटा है, इलीट है, इलीट एक रवैया। अभी दिन उसने कहा कि आई हैपन टू बी द सन ऑफ अ कारपेंटर, अरबों करोड़ों ये देने वाले, ये एमी मिथ है इधर। ये आपका वजीर आजम भी कहता रहता है कि यहां डोनर, कोई डोनर शोनर नहीं है, एक दूसरे के पेट और जेबें काटने वाले लोग। मैं जो कहता हूं इस मुल्क का मसला इक्तिसादियात नहीं, अखलाकियात का है। उसकी वजह है कि ये झूठी 2 नंबर मसनूई फ्रॉड इलीट, ये ऐसी मनहूस है कि इसने वो जिसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, अवाम तक को करप्ट कर दिया। आई एम इन माई mid-60s, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, ये सरे मिलावट लोग कहते थे दूध अल्लाह का नूर है। दूध बेचने वाले को लोग अजीब नजरों से देखते थे।
आज खालिस दूध नाम की चीज ही कोई नहीं है, सारा ही वाइटनर है। एक आध ब्रांड के अलावा पाकिस्तान में दूध नहीं है। इनको देख के दिस इज हाउ इट ट्रेवल्स। मैं साबिक आईजी सिंध के भी रहे, पंजाब के भी, डेथ हो गई उनकी, हाजी हबीबुर रहमान, में उनकी पढ़ रहा था, मुनीर साहब, कमाल की किताब। नंगे हो जाते हैं, इनकी औकातें क्या, हड्डियां बोटियां फेंकने वाले। ये खानदान आया, इसने पाकिस्तान को बुलडोज करके रख दिया। पहली बार सुना लिफाफा जर्नलिज्म। मैं 73 में, आई वाज ओनली 21 years old boy जब मैं जर्नलिज्म में आया। कभी ये लफ्ज ही नहीं सुना। कब्जा ग्रुप सुना था कभी? रेलवे ट्रैक पे भी कब्जे करके मार्केट्स बन गई। ये एलीट, वो आई एलीट, उधर कराची भी एलीट आई, पंजाब में भी एलीट आई। सबसे बड़े सूबे पे जो एलीट आई, माशाल्लाह, उसने बर्बाद ही करके रख दिया। लुट मार ये है क्या? यानी आप 2 नंबर जानवर ज़िबा कर रहे हो एक प्राइवेट स्लॉटर हाउस में। पंजाब फूड अथॉरिटी छापा मारती है, उनको नंगा करके मारते हैं। वो चंद दिन पहले मेरे पास आए हुए थे कैप्टन उस्मान, जो साबिक मेरी गैर मशरूत वफादारी रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही थी। पहले मेंगल साहब थे, वापस चले गए बलूचिस्तान, उसके बाद ये आए, अब ये पता नहीं कहाँ कहीं सेक्रेटरी बैक्ट्री होकर चले गए। तो कहते जी शर्मिंदा भी नहीं होता आदमी। हजारों लीटर दूध पकड़ा जाता है, 2 नंबर क्रीम पकड़ी जाती है, 3 नंबर वो पकड़ा जाता है, वो घी पकड़ा जाता है। सरेआम दुकानों पे अमीर अब्बास साहब, क्या आप हम जिंदा कौम वगैरह, क्या ये इन लोगों की पैदावार है? हम बॉर्न करप्ट नहीं थे। ये मुल्क आज से 50-55 साल पहले ऐसा हरगिज नहीं था। अब क्या है? अब सरेआम दुकान पे जाते हैं, ना आप बोलते हो ना मैं बोलता हूं, क्या ये चने की दाल है, ये बेसन है, और बेसन सस्ता है। ओ भाई, उसकी ग्राइंडिंग कॉस्ट है, कोई और कॉस्ट है, उसमें वेस्टेज होती होगी जब ग्राइंडिंग होती है। वो सस्ता कैसे हो गया? चूंकि बेसन में मिलावट हो सकती, चने की दाल में हो नहीं सकती। कहां रह रहे हो आप? मैं नाम लूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ट्रक्स पकड़े गए हैं, कोई लिवर की कोई दवाई या कोई सिरप या कोई शरबत, पता नहीं क्या, एक्सपायर्ड। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, गोडाउन भरे हुए, कातिल। मैं आपको कंपनी का नाम बताऊं, उसका एक हिस्सा हिंदुस्तान में भी है। व्हाट अ रिस्पेक्टेबल नेम। उनकी वफात हो गई है। मैं हैरान ही रह गया हूं सुन के। ये एलीट है, ये मुल्क जो आप देख रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है, इस मरदूद और मनहूस एलीट की वजह से हो रहा है, जो कदम कदम पे मेरिट पा, बस सवाल ही नहीं पैदा होता। और अंजाम देख लो आप, हर जगह ही दुनिया में दूसरा बड़ा मजहब तो कहना नहीं चाहिए, दीन है हमारा, उरंदाए दरगाह है। रुसवाई और पसपाई सदियों से आपका मुकद्दर है। तो क्यों है? उनकी को 4 टांगे होती हैं वेस्ट में, को उनकी खोपड़ी खोलो 3 दिमाग निकलते हैं। पता लगे जी मीर अब्बास थे, हसन निसार थे, कोई सी। इनके तो लोगों के 3 हैं, पीछे दुम होती हैं, टांगे 3 होती हैं। नो, इंफीरियर, तारीख को मस करने वाले, तारीख से सबक न सीखने वाले, वो हाल है ये। बेशर्म बेहया। असेंबली में अभी चंद दिन पहले कौन कह रहा था, इसको फवाद चौधरी को ताना दे रहा था, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनीबडी। क्या कह रहा था कि अपना बीजा काट रहे हो, और तुम लोगों ने इस मुल्क के कल्चर का जो हशर किया, तसव्वुर नहीं था औरत को सरेआम इस तरह गाली देने का। जैसी इन्होंने बेनजीर भुट्टो, तो चलो पॉलिटिशियन जी, एज ग्रुप ये वो वगैरह, और नुसरत भुट्टो तो वैसे ही माओ जैसी थी। इख्तलाफ भी हो तो बंदा सवाल ही नहीं पैदा हो। सही बात। मुझसे बड़ी उम्र का आदमी मुझे डांट दे, गाली दे दे, कोई खातून हो, तो मैं सर फेंक के बद चुप करके चले जाऊंगा। इन्होंने उनकी तस्वीरें, उनको टेम्पर करके तस्वीरें बनाई, गंदी तरीन ज़बान उनके बारे में इस्तेमाल की। ये कल्चर के मुझे था ये सारे।
ये बिकाऊ क्या किया इन्होंने इस मुल्क के जर्नलिस्ट के साथ। ये 3 प्लॉट ले लो, एक बेच के वो घर बना लो, तीसरा बेच के उसको फर्निश कर लो। आपको नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। सही बात। पुलिस को वांटेड लोग पुलिस में भर्ती कराया इन्होंने, क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंसी किला मजबूत हो जाए। क्योंकि अपनी औकात ये थी कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट ने इनके सरों पे हाथ नहीं रखे, ये काउंसलर के इलेक्शन जोगे नहीं थे ये बेचारे। पक्का करें, इन्होंने लाहौर बेच के पंजाब पे, पंजाब बेच के पाकिस्तान पे कब्जा किया। तो आपकी ये शराफिया इस तरह की है, उनकी ये शराफिया इस तरह की है, तो नतीजे भी तो सामने है ना अमीर अब्बास साहब। अच्छा, अब नतीजा सर मैं आपको बताऊं, ये जो हम चूंकि अशराफिया की बात कर रहे हैं, तो 5 सालों में 1300 लोगों ने सिंध में खुदकुशी की है। हसन निसार साहब, 5 सालों में 1300 लोगों ने। मैंने खुशखबरी पढ़ी है जी। और जो मिनिस्टर साहब हैं मुर्तजा वाब, वो कह रहे हैं ये कोई सियासी मसला नहीं, ये समाजी मसला है। ये और सूबों में भी तो हो रहा है ना, ये दुनिया भर में होता रहता है। और उससे बढ़ के आप 2019 में, चूंकि अब साल गुजर गया माशाल्लाह, तो ये अगली खुशखबरी भी सुन लें। 820 बच्चे मर गए हैं थर में। 820 बच्चे। कहते हैं हमने तो थर में आरओ प्लांट लगा दिए, पूरी दुनिया में लोग इस तरह से होते रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम कोई, जारी बात है कि रूह कब्ज तो करने से हम नहीं रोक सकते। जब ये सोच पाई जाए सियासतदानों में कि वो जिम्मेदारी वो न करें। नहीं भाई, मैंने नहीं यार, जिम्मेदारी बावकार लोग होते हैं। ओ भाई, मुझे गाड़ियां धोने पे लगा दो, मेरी कोशिश होगी मुझसे बेहतर गाड़ी न धोए, पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी। ठीक है, मेहनती शेंती नहीं है, लेकिन जो काम है वो करना ठीक है। अच्छा, मैंने अभी कहा बेशर्मी, बेहयाई, बेहिसी, ये पैकेज है आपकी एलीट का। उसका नतीजा आलम इस्लाम की शक्ल में भी सामने है, पाकिस्तान की शक्ल में भी सामने है। ये जो मैं इतनी देर से चीख रहा हूँ, ये जब ये मेट्रो शट्रो, ये वो इस तरह के काम शहबाज शरीफ ने किया, और मैं क्या हो, ये बात सुनो, बंदे बनाओ, बाकी सब कुछ खुद ब खुद बन जाएगा। तारीख में हुआ है, बंदे बनाओ, तुम वारदाती हो। ये वो आदमी है, इसको एक पता नहीं अमेरिकन था ये, तो उन्होंने कहा कि ये अंडरग्राउंड, बड़ी आर्ग्यूमेंट हुआ, तो एंड पे शहबाज शरीफ, ये किसी ने कोट किया, मुझे नाम शाम भूल जाते हैं, तो वो कहता है कि उस गोरे को कि नहीं यार, वो ऊपर, आज पूरी दुनिया में ये क्या झक मारी इसने कि ऊपर इसलिए कि उसका बड़ा इंपैक्ट होता है उससे, वोट बैंक। इनकी जिंदगी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की बैंक और वोट बैंक। बैंक भरो, वोट। प्रैक्टिकली क्या है, हमारे दानिश्वर चिट कपड़िए, मतलब टाइयां शाइयां लगा के बैठे होते हैं। डेमोक्रेसी, तुम्हें पता है डेमोक्रेसी होती क्या है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी क्या है, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम। ना इन्होंने लोगों को प्राइमरी एजुकेशन आज भी फोकस नहीं है किसी का। कमाल की बात है, ये वज़ार हुकूमत यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस बनाने जा रहे हो, कर कह रहे हो, पहले खाम माल तो पैदा कर लो। तमीज ही नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। पाकिस्तान की जमहूरियत की बात सुने, कहते हैं अवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत ये है कि वोट की पर्ची के कफन में जमहूर को लपेट के, यानी अवाम को वोट की पर्ची के कफन में लपेट के बैलेट बॉक्स के वो जो उसमें दफन कर दो। ये डेमोक्रेसी। एलीट मर ना जाए, हमारे जैसे लोग जिनका ना कोई जुर्म, ना को कसूर, ना को गुनाह, ना लेना ना देना, हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग, कभी को इस तरह का काम है ही नहीं। 2-2.5 साल मैंने फेडरल गवर्नमेंट में जॉब किया था, मैं रिज़ाइन करके वापस आ गया। वो ग्रेड 18 का होगा जी प्रमोट, मुझे थे डॉक्टर अजमल थे उस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन, उन्होंने मुझे कहा कि यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड, तो बेटा रहना। मैंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं, मुझसे नहीं होता। अच्छा, हमारा लेना देना कोई नहीं, हम कुटते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, इनको मौत भी नहीं पड़ती। ये इन पे जलजला नहीं तारी होता ये सोच के कि जब कोई अजनबी इस मुल्क में लैंड करता होगा, एयरपोर्ट पे देख के जानवरों की तरह लोगों को, ना उनकी कोई डायरेक्शन है, ना आगा ना पीछा, फिर वो सड़क पे जब वो ट्रैफिक देखता होगा, हमारे बारे में क्या सोचता होगा। बिल्कुल सही, कोई परवाह नहीं। ये खुदकुशियां, ये मैंने कहा खुशखबरी सुनी है मैंने अपने एक दो ना इकोनॉमिस्ट को एक बात कही थी कि इस मुल्क की
जो है ना पर कैपिटा इनकम, वो मैं रातों रात दुगनी कर देता हूं। वो कहते जी वो कैसे? मैंने कहा आधी आबादी मार दो, फी का आमदनी इस मुल्क की दुगनी हो जाएगी। ये इस लेवल के लोग हैं। बिल्कुल सही। इनका सारा पूरी जिंदगी ये अपने तवाफ में गुजारते हैं। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, हवस बहुत लालच के मारे हुए। एक ब्रेक, इतनी जबरदस्त आपने बात किया, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल उसे जो है ना ब्रेक के करीब लाके आपने कूजे में बंद कर दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये जो जमहूरियत के चैंपियन सुबह शाम कौम को जमहूरियत की यखनी पिलाते थे, और इन्होंने अब खुद आर्मी एक्ट में क्या किया, आपको नवाज शरीफ साहब के 2 स्टेटमेंट सुनवाएंगे, फिर हसन निसार साहब का तज्जिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मेरे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब। फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया, हमारी एजेंसियों के ख़िलाफ़ एक बयानिया, फ़ौज के ऊपर सियासत करने का इल्ज़ाम, फ़ौज के ऊपर अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम, और वोट को इज़्ज़त दो, यानी जमहूरियत को लेकर आओ और जमहूरियत मजबूत करो। ये सारी बातें जो जमात करती थी, उस जमात के कायद जो इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में, वो क्या कहा करते थे एक्सटेंशन के बारे में, दिखाएं जी। राइट जी, हसन निसार साहब, एक्सटेंशन पे तो बहुत बहस हो गई कि वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनके जो उसूली जमहूरी मौक़िफ़ हुआ करते थे किसी ज़माने में, और ये कौम को सिखाते थे जमहूरियत ऐसे चलानी है, तो ये इनका पहले मौक़िफ़ था। और आज देखें, बात सुने, हम जैसे लोगों के साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। यहां से मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं एतराफ़ी बयान से। जिस तरह का अमीर अब्बास है और जिस तरह का हसन निसार है, जैसा मुंह वैसे थप्पड़, दिस इज व्हाट वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आस्क्ड फॉर इट। अब ये आदमी जो बोल रहा था, ये कौन है? हम अंधे हैं, बहरे हैं? ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे खौफनाक डिक्टेटर के तलवे चाट के सियासत में आने वाला आदमी, ये बता रहा है टर्म। और देखो, मैं लोगों को कहता हूं, मुझे ना पढ़ाओ जमहूरियत क्या होती है, मशीनी हकायक, ये क्लैरिकल सोच है। हमारे ज़मीनी हकायक इनके मशीनी हकायक से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक इदारा बच गया इनके शर से, चूंकि उनके पास था चित्र, वरना ये रुके चलते इस मुल्क में हामिले रुक्का हदा को मेजर तैनात किया जाए। समझ आई आपको? मैं बात गलत कर रहा हूं, मुझे बताएं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बात कर रहा हूं। ज़ियाउल हक के कंधे पे बैठ के आने वाला आदमी आज चूंकि उसमें जान पड़ गई है पॉलिटिकली, डालने वाले कौन? कीमे वाले नान, प्लॉट, बिकाऊ जर्नलिस्ट, सारा एक पैकेज है बहुत बड़ा भयानक। और बात सुने, एक बात ज़िमनी तौर पे आई है बीच में मुझे आपके प्रोग्राम का, मैं ये करता हूँ इसलिए मेरा और इंटरेस्ट ये होता है कि कुछ लोगों का रिगार्ड मोहब्बत होती है, दूसरा ये कि यार कोई बात अगर आगे चली जाए इस बात को प्रमोट करें। ये यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास खाम माल नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, वरना ये सारा टोपी ड्रामा धरे का धरा रह जाएगा। पहली जो यूनिवर्सिटियां हैं तुम्हारी, उनका बेड़ा गर्क हुआ, मैंने अपने सामने देखा। मैं 5 साल नालायकी की वजह से नहीं, एज एन अंडर ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी में गए, ऑनर्स स्कीम थी, 3 साल में ऑनर्स, तो फिर बाद मास्टर्स। आपके जो मटीरियल आ रहा है उस पर तवज्जो दो, कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वो उस तरह का ग्लैमर नहीं, वो मेट्रो मेंटालिटी है। पॉपुलेशन कंट्रोल करो, नहीं मौलवी यूं करेगा, वो मौलवी को मौलवी की विकेट पे निपटो, उसके साथ उसे बताओ है हमारे दीन में तो इत्तदाल और मियाना रवि इबादत में भी है, तो संभाले जाते नहीं। 2 बच्चे पाल नहीं सकता
आदमी बेचारा गरीब आदमी, बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत। तो इसलिए ये ज़ातें बरादरियाँ आपने ईजाद करनी, एक से एक नया माफिया। पहले जट बट तो गुज्जर तो राई तो राणे तो को पता नहीं फलाने और टमकाने होते थे, अब साफ़ी बरादरी है। अच्छा जी, ये वकला बरादरी है, ये डॉक्टर बरादरी है, ये चिंची बरादरी है, ये ट्रांसपोर्टर्स आ गए हैं। कोई टिकने दे रहा है इस मुल्क को कहीं? मुझे देखें, बरादरियाँ पहचान के लिए, हवाले के लिए, बस सदियां हिंदुओं के साथ रहें, उनकी तो दुनिया घूमती है ज़ात पात के गिर्द। हमारा बुनियादी सबक ये है कि नसब नहीं कसब, तकवा या मेरिट, ये आपने इधर करके नई पिछले 30-40 साल में आपने नए ऐसी बरादरियाँ। अब वकील कोई जट के बट तो नहीं होता ना, अब तो वकील है, एक बरादरी और है, एप्टमा है, ऑल पाकिस्तान वो क्या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, सब बरादरी। वहाँ को शेख है, वहाँ को मुसल्ली है, वहाँ को जट है, को बट है, को राही है, को गुज्जर है। नो, वो एप्टमा है ये। तो इस तरह का, लेकिन ये इन लोगों का वो लेवल है ही नहीं। ये मोटे मोटे से काम करेंगे, वारदातें, इधर से मोटरवे ले जाओ, बेड़ा गर्क। विजन था यूब खान का कि कहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बननी चाहिए, उन्होंने बीच में अपनी तिगड़ में इधर घुसा उधर घुसा। अच्छा हसन निसार साहब, ये जो आपने जो किसी याद नहीं माफियाज की बात की, और ये जो छोटे छोटे माफियाज हैं, कहीं पे कोई लेबर यूनियन आ गई, जैसे अभी इस हुकूमत ने जो ट्रैफिक हादसात हैं उनको कम करने के लिए चालान बढ़ाए, जुर्माने बढ़ाए, तो एक और माफिया खड़ा हो गया, उन्होंने कहा हमने बसें ही नहीं चलानी है, हुकूमत झुक गई। तो ये जो फ़र्क था इमरान खान साहब में, नवाज शरीफ में और आसिफ जरदारी में, कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बारे में लोग कहते थे कि ये इक़्तिदार बचाते हैं और जगह जगह पे समझौते करते हैं ताकि इक़्तिदार बचा रहे। इमरान खान साहब, ये आपने वकला की बात की, PIC में तारीख के ऊपर धब्बा लग गया ये 2019 के ऊपर, लेकिन वकीलों को कुछ भी नहीं हुआ। ये आपको याद होगा 19 जनवरी 2019 को साहिवाल का सानिया हुआ, आज हम फिर जनवरी 2020 में खड़े, 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। वो सलाहुद्दीन, वो जो मार मार के ATM से बेचारे को, गूंगे बहरे को, रहीम यार खान में पुलिस ने टॉर्चर किया, कुछ नहीं हुआ। सानिया मॉडल टाउन, ये कहीं लग रहा है कि इमरान खान साहब जो इनके बारे में हम कहते थे, लोग कहते थे ये टकरा जाएगा, ये समझौते नहीं करेगा स्टेटस को से, कहीं लग रहा है ना कि इमरान खान को स्टेटस को से समझौते कर रहे हैं। एक नॉवेल है फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, उस पर फिल्म भी बनी है बड़ी ज़बरदस्त, वो आप देखें। ऐसा होता नहीं है। अमीर उम्मा साहब, टीम फॉर्मेशन, कायनात, रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो सारी सामने। हमारे तो वो पैगंबर हैं। आप एक लम्हे के लिए ये भूल जाएं कि आप मुसलमान हैं। देखें, दुनिया के बड़े से बड़े फन खां ने तस्लीम किया है कि उनसे बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ। यानी आप पहले तो गौर करें ना, मिशन शुरू हुआ एट द एज ऑफ 40, 63 साल, यानी टोटल 23 साल मिले। हुजूर अपने रब के हुजूर चले गए। 23 साल के अंदर हुआ क्या? मदीना और मक्का हजारों में आबादी, लाख लूख वाला खाता ही कोई नहीं। ये भी नहीं कि जी 90,000, नो, कोई दुनिया की तारीख में बंदा गुजरा जो बनी नौ इंसान को इतने हीरे जवाहरात, इतने कीमती, इतने आलीशान, इतने ज़बरदस्त इंसान दे गया। टीम फॉर्मेशन बुनियादी। टीम ये नहीं है कि वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये चपड़कन आती है बेशुमार। हवा उधर की चली जाओ। हमारे यहाँ तो टर्में आम इस्तेमाल होती है ना, फसली बटेरे है जी, फलाना है जी, ये है जो टर्न कोट्स, तो फलाना टमकाना। पूरी तारीख आपकी यही है। ये आपका जुल्फ़कार अली भुट्टो, यह मुस्लिम लीग का ये नाका बाल था अयूब खान की। मादर मिल्लत के ख़िलाफ़ कैंपेन में उसको कौन लीड कर रहा था? जुल्फ़कार अली भुट्टो था। फिर पीपल्स पार्टी हो गया।
ये क्या था? तहरीक इस्तक़लाल का एक पेटी, बहुत 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 छोटे दर्जे का एक इन्वेस्टर नवाज शरीफ। ये क्या, कौन लोग हैं? इनका तो कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, अब तारीख हमें ये बताती है कि मैंने जिस हस्ती का हवाला दिया वो तो छोड़ें, वो तो कहानी और है। आप दुनियादारी की टर्म्स में भी आ जाए तो तमोजिन जैसे एक आवारा से बेचारा लावारस, ना कोई आगा ना कोई पीछा, जिसे कहते हैं द प्राइसलेस सोल्जर, चंगेज खान का उसने क्या किया था? टीम फॉर्म की थी। बेसिकली ह्यूमन मटीरियल होता है ना जी। ये जो है हम ये जिंदा कौम बिंदा कौम, ये मैं इतनी देर से ये जो मैं मसलसल ये बकवास कर रहा हूँ कि इंसान साजी पे तवज्जो दो, कैरेक्टर बिल्डिंग और ये और वो, इस तरह की बातें। अदरवाइज जो मर्जी कर लो आप, खोती बोर्ड के नीचे रहेगी और आप ब्लैकमेल होते रहोगे। you'll fail to deliver। इंसान कितना भी फन्ने खान हो, उसके हाथ दो होते हैं, आंखें भी दो ही होती हैं। उसको दस्तो बाजू की ज़रूरत होती है बहुत बड़ी तब्दीली लाने के लिए। वो पहले बंदे तब्दील करता है। सो एक तो मेरा फहम है, गलत हो सकता है, एक तो होमवर्क प्रॉपर नहीं था, जिसमें मैं चीखा भी था। मेरा ख्याल आई वॉज द फर्स्ट वन इन दिस कंट्री जिसने बहुत ऊंची आवाज में ये बात की थी कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, लैक ऑफ होमवर्क, टीम फॉर्मेशन नहीं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग सो मेनी फ्रंट्स। प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है अमीर अब्बास साहब, मेरा जो फहम है नाकस होगा, घटिया होगा, काबिल एतराज़ होगा, लेकिन मुझे यही समझ आता है। तो मैं दयानतदारी के साथ जो मैं अपने साथ तो खोट नहीं कर सकता, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ की आबादी है तो पाकिस्तान का 22 करोड़ मसला है मेरे नजदीक। ये नहीं इनको समझ आना, इकोनॉमी तो खसारा तो फलाना, इनको पता ही नहीं है। मेरे नजदीक वो आदमी जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहा है, वो आदमी जो गाड़ी में बैठ के सिगरेट का एम्प्टी पैकेट सड़क पे फेंक रहा है, मेरे लिए वो बहुत खतरनाक है। जो आदमी किसी की गलत नाजायज सिफारिश कर रहा है, मेरे लिए वो बहुत खतरनाक है। ये कैंसर्स हैं डिफरेंट, इनके होते हुए नहीं हो सकता। जो मैंने अभी पहले गुजारिश की कि आप लोग इस पर ज़रा थोड़ा होमवर्क कर लो। आप लोगों को तो चैनल ये कोई इस तरह के काम हमारे चैनल मैन भी नहीं करते कि प्राइमरी एजुकेशन का मतलब ये है रॉ मटेरियल। मैंने अगर कपड़े की लगानी है, कॉटन की, तो मुझे कॉटन चाहिए भाई, इजिप्शियन कॉटन ज़बरदस्त है, फिर मुझे क्वालिटी कॉटन चाहिए। मैंने अगर कोई सरिया बनाना है तो मुझे उसका रॉ मटेरियल चाहिए। जो भी मैंने कच्चा बर्तन बनाना है, वो हर तरह की मिट्टी से कच्चा बर्तन भी नहीं बनता। बिल्कुल कि जी फलानी चिकनी मिट्टी है, फलाना है, ये है, वो है। हर चीज़ के फर्नीचर बनाना है, यू नीड क्वालिटी वुड। आपने बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग तो क्या कर रहे हो? यूनिवर्सिटियां बनाई दे, ड्रामा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आई डोंट ब्लेम इमरान, मैं टू टेल यू ऑनेस्टली, ये उसके साथियों का, दोस्तों का काम है कि हुजूर नहीं, लेट्स गो स्लो। बट यहाँ प्रॉब्लम है, इधर से डालो इधर से निकालो। कौम भी ऐसी है, हुक्मरान भी ऐसे। अच्छा, मसाइल हैं कि बहुत ज्यादा साल में 72 नहीं, एक सेकंड 72 साल में जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो 72 दिनों में दूर हो जाए, ये होना नहीं है। शॉर्टकट हमारा मिजाज है। चलें आप करें बात। अच्छा, अब सर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और लोगों में आपको अंदाज़ा होगा कि गुस्सा भी है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी है, मायूसी भी है, इकॉनमी, कई मसाइल हैं। लेकिन हम सब कुछ एक तरफ रख देते हैं और हम हर चीज़ में कहते हैं कि नहीं जी, इमरान खान साहब को शक का फ़ायदा अभी भी दिया जा सकता है कि अभी 1.25 साल हुआ है, मज़ीद कम अज़ कम 1-1.5 साल देखना चाहिए। लेकिन एक मसला जिस पे इमरान खान साहब 26 साल तक, और जो इमरान खान साहब की सियासत का न्यूक्लियस था वो था एहतसाब। उस पे इमरान खान साहब का स्टांस क्या रहा इक़्तिदार में आने के बाद भी, ज़रा ये मैं सुनवा देता हूँ मुख्तसर आपको। ये भी मेरा वादा है कि किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। आप सब कान खोल के सुन लें, जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी,
वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह इनको किसी को एनआरओ दें। मैं तो आया था इनका एहतसाब करने, और जब तक मैं जिंदा हूं मैंने इनको, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, ना कभी कोई एनआरओ होगी, ना मैं इनको माफ करूंगा। जब तक मैं इनका पैसा वापस नहीं लेके आऊंगा मैं कभी जदोजहद नहीं रोकूंगा अपनी। इन लोगों को ये जो शोर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इनका मकसद है एनआरओ लेने का, मैं अगर इनको एनआरओ दूंगा मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा, मैं अल्लाह से बेवफाई करूंगा। सिर्फ वो एक चीज चाहते हैं, एनआरओ। लेकिन जिस दिन मैंने उनको एनआरओ दिया मैं अपनी विजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा। आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे आप सारे इकट्ठे होकर ये मार्च करें, चाहे आपने जो मर्जी और ब्लैकमेल करने की तरीका करना है, आज मेरे से सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। राइट, ये सारे बयानात बतौर वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान साहब के। अब मुझे नहीं पता हसन निसार साहब के एनआरओ हुआ है नहीं हुआ, डील हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे और आपको एक बात पता है कि ना तो पैसा वापस आ पा रहा है, ना लोगों की कन्विक्शन सजाएं हो पा रही हैं, जमानतें हो रही हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, और इमरान खान साहब के एहतसाब का लोग तमाशा बना रहे हैं कि ये तो इतनी बड़ी बात करते थे वज़ीर-ए-आज़म, और कोई एक बंदा 1.25 साल में, जब अगर 1.25 साल में एक बंदा सर नहीं लटकाया गया तो अगले ये तो हजारों लोगों को लटकाना था इमरान खान ने, तो टाइम तो 3.25 साल बाकी रह गया सर। अमीर अब्बास साहब, आपको एक दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करूं। जी, लिखा भी है शायद मैंने कहीं, लेकिन मैं पीटीआई का पहला था मीडिया एडवाइज़र या जो भी कहते हैं, ठीक है। उस वक्त तहरीक इंसाफ के लेटर हेड पे 3 जुमले 4-5 होते थे और बड़ी देर साल रहे। हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का, एहतसाब सरेआम, इक्तदार में अवाम। ये टोटल इनकी समरी थी, इनके मंशूर की, जो मैंने। अच्छा, अब ये जब एहतसाब की बात करते हैं तो आपकी तो शायद एज ही इतनी ना हो, आप बहुत ही छोटे होंगे, ऐसे 22-23 साल पहले। मेरा तो ये मेजर कंसर्न है, लेकिन याद रखें ज़िंदगी में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मरहलावार ना होती हो। मैंने कहा ना, हुक्मरान भी बेसब्रे हैं और हम उनसे भी ज़्यादा बेसब्रे हैं। जाना है तो कायनात के सबसे खूबसूरत, परफेक्ट, अजीम शान आदमी को देख लें। अगर पॉलिटिक्स सीखनी है ना तो जितना पढ़ सकते हो सीरत पे आप किताबें पढ़ो, हर सिचुएशन की आप कसम। इस तरह नहीं होता ये, कोई ऐसे कोई आपने कोई प्रेशर कुकर में को पाई बना रहे हो, को ऑमलेट तैयार करना आपने। ओ भाई मेरे, जिस घर में मैं बैठ के ये आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये 1 कनाल का घर है, तो 2 साल, पौने 2 साल, जो कि बेसमेंट है बहुत लंबा चौड़ा, तो लगे इसको बनने में। आप कर क्या रहे हो? आप बुनियादी तौर पे एक खंडर को आपने डिमोलिश करना है, पहले ज़मीन फारिग करनी है, फिर पुरानी बुनियादें उखाड़नी है, फिर नई बुनियादें डालनी है। तो प्लीज़, आपको तजर्बा है नहीं, मुझे नहीं पता, हमारा बेलीपुर वाले घर में 20 साल के बाद ही पीपल 20 साल का हुआ है। औलाद सैमसन की हो या टार्जन की, डिलीवर होना उसने 9 महीने के बाद। गलतियां इनकी मैं पहले गिना चुका हूं। लैक ऑफ प्रेपरेशन, टीम फॉर्मेशन में खौफनाक कोताहियां, ठीक है, एंड सो मेनी फ्रंट्स। राइट। हसन निसार साहब, उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर इमरान खान साहब का जो स्टांस है, जिसके ऊपर वो अभी भी कायम है कि ये वसीम अकरम प्लस है, और उस्मान बुज़दार ही पंजाब को
मसाइल से निकाल सकता है या पंजाब को कोई तरक्की याफ्ता सूबा बना सकता है। तो अब ये जितना अरसा गुजरा है, क्या इसके बाद भी इमरान खान साहब को इस स्टांस पर रहना चाहिए या आप ये जिद छोड़ दें और इतनी तो बांझ नहीं होगी धरती, कोई और थोड़ा सा निस्बतन बेहतर आदमी तो मिल सकता होगा? डेफिनेटली जी। और देखें, पॉलिटिशियन को तो लकड़ी और लोहे की तरह नहीं, पानी की तरह बिहेव करना चाहिए। आप पानी का रास्ता रोकते हो तो वो सीपेज शुरू हो जाती है, वो और तरीके से ना सरायत करना शुरू कर देता है। तो आई एग्री विद यू। अगर आप तय कर लें, आपके भी इतनी देर है, आपने मुझे या मैंने आपको कोई अपॉर्चुनिटी देनी है, किसी कोई काम, कोई टास्क, और कोई मुखालफत होती है तो बंदा तय कर लेता है कि अच्छा यार मैं तुम पे जुआ खेल रहा हूँ तो आई गिव यू 2 years। सही। अगर आप नहीं करते तो आप रिविजिट करते हो अपना फैसला। इसमें कोई ज़िद शेद वाली बात तो मैं अपनी तो अकल से बाहर है। वो तो छोटी सी चीज़, छोटे छोटे मामलात में ज़िंदगी में भी बंदा ज़िद तो नहीं करता ना, इस तरह की ज़िद तो नहीं करता जिसकी कॉस्ट 22 करोड़ लोगों को देनी पड़े या पूरे मुल्क को देनी पड़े या खुद आपको देनी पड़े। तो आई एग्री विद यू। बड़ी ज़बरदस्त और बहुत मुनासिब बात कि किसी भी काम के अंदर लोगों को मुलाजमत मिलती है तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलती है, हुकूमत बनती है तो 5 साल के लिए बनती है। तो अगर उस्मान बुज़दार साहब इतने अच्छे थे और इमरान खान साहब ने उनको 6 माह दिए, 1 साल दिया, 1.25 साल हो गए, तो और कितना वक्त इमरान खान साहब झोंक सकते हैं और पंजाब के 11 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को और इतने मसाइल ज़्यादा सूबे को, जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने पर्सनलाइज्ड डेमोक्रेसी के ज़रिए से इदारों को चलाया और किसी इदारे को भी नहीं बनने दिया, नहीं चलने दिया उस तरह से, इस सूबे को मज़ीद और कितने साल चाहिए होंगे कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार के ज़रिए से ही इसको ठीक करने की कोशिश करें। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप इनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इनसे इत्तफाक भी कर सकते हैं, हमेशा इनको ज़हमत देते हैं, वक्त देते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।